हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टेथ होल्डर्स। जो मेरे प्रीवियस जो पहले से जो मेरे ऑडियंस थे उनको मैं बोलना चाहूँगा वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अबाउट 3 वीक्स के बाद हमारा वीडियो आ रहा है, क्योंकि हम एक ऑनलाइन सेटअप देख रहे थे कि पूरा एकदम व्यवस्थित स्टडी करा सके हमारे ऑडियंसेस को। तो उसके लिए पूरा व्यवस्थित सेटअप हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम आज एक नया सेपरेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कार्डियोलॉजी फिनिश कर दी थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हिमेटोलॉजी। अब हिमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम देखते हैं एक बार, कि हिमेटोलॉजी में सबसे पहले हिमेटोलॉजी होता क्या है। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है, सबसे पहले इस वर्ड को क्या करते हैं हम ब्रेक करते हैं। हिमेट और लॉजी। हिमेट का मतलब होता है कि रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, रिलेटेड टू ब्लड। और लॉजी मीन्स जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी आता है उसका मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी। तो टू स्टडी मीन्स कि ब्लड की हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट स्टडी करेंगे। ब्लड के अंदर ब्लड के क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका लिक्विड पार्ट क्या होता है, सॉलिड पार्ट क्या होता है, ब्लड की सेल्स कौन कौन सी होती है, उसके बारे में एकदम टोटल स्टडी करेंगे। सीबीसी की रिपोर्ट क्या होती है, एपीटीटी पीटी सारी एकदम एकदम कंप्लीट स्टडी करेंगे किसके अंदर, हिमेटोलॉजी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हिमेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ब्लड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। स्टडी ऑफ ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड। क्या है, ब्लड एक टाइप का फ्लूइड है, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं, सेलेक्ट द हाइलाइटर। फ्लूइड मींस ब्लड, इट हैव बोथ लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट, ठीक है। जैसे कि अब जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि कोई फ्लूइड रखा है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, कोई फ्लूइड रखा है, तो इसके अंदर सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों पार्ट होंगे। जैसे सॉलिड कंपोनेंट में क्या होगा, जैसे मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूँ, जैसे कोई मैं शरबत ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो शक्कर वाला जो पोर्शन होगा वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, सॉलिड पार्ट के अंदर। और जो वाटर है, जो वाटर होगा वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, लिक्विड पार्ट के अंदर। तो ऐसे के ऐसे ब्लड के अंदर भी क्या एक सॉलिड कंपार्टमेंट है और एक लिक्विड है, दोनों मर्ज होकर साथ में मूव करते हैं। तो ब्लड एक टाइप का क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। क्या है, ब्लड एक टाइप का फ्लूइड है। अब देखिए ब्लड एक टाइप का फ्लूइड है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ फ्लूइड मेड अप बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब जैसे कि इस शरबत के अंदर जो वाटर था वो क्या था, लिक्विड पार्ट था। अब ऐसे के ऐसे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो उसका क्या है, लिक्विड पोर्शन है। और जैसे ये और रिमेनिंग जो सेल्स रहती है वो इसका क्या है, सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा बनाता है लिक्विड पार्ट और जो ब्लड की जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, सॉलिड पार्ट, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। ये आज खाली इंट्रो देख रहे हैं हम कि ब्लड की प्लाज्मा क्या होता है। डिटेल में हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। देखिए फ्लूइड देख लिया कि लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्ट होने चाहिए। अब कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक तो होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा से क्या समझते हैं हम कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये कोई सेल है, इसका ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, इस सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड, जैसे जैसे हम कहते हैं साइटोसॉल। क्या कहते हैं, साइटोसॉल। तो जो साइटोसॉल जो प्रेजेंट रहता है उसको मैं क्या कहूँगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या कहूँगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICF। क्या कहते हैं, ICF मतलब इंट्रा सेल्यूलर, मतलब जो फ्लूइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है उसे क्या कहूँगा मैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और अब जो फ्लूइड क्या है इस सेल से बाहर, जैसे ये तो सेल के अंदर हो गया, अब ये सेल के बाहर, ये वाला जो फ्लूइड होता है इसे क्या कहेंगे, अब ये सेल से बाहर है तो इसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो ब्लड होता है वो सेल के अंदर तो नहीं होता है, वो वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता है, तो सेल्स के अंदर नहीं होता है, मतलब वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तो कभी भी हो नहीं सकता। तो बचा ऑप्शन क्या हमारे पास, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कि जो ब्लड होता है वो कैसा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है।
अब एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हम और अंदर जाए तो कैसा होता है, ट्रांस सेलुलर। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड जो विद इन वेसल्स, किसके अंदर, वेसल्स के अंदर ट्रेवल करे, वेसल्स के अंदर रन करे, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये ब्लड जो होता है वो कैसा फ्लूइड होता है, ट्रांस सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर है ये ट्रांस सेलुलर। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे हम, मोर मतलब ऊपर से क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हम देखेंगे तो कौन सा है, ट्रांस सेलुलर। तो ये तो हो गया कि फ्लूइड क्या होता है और ब्लड कौन से फ्लूइड के अंदर आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और ट्रांस सेलुलर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। वो तो सबको पता है, पहले हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है और ब्लड की सेल्स होती है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होती है और ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है। प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लाज्मा का जो 90% पोर्शन होता है, 90% पोर्शन ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप बाय वाटर। किसके द्वारा निर्मित होता है, वाटर के से। ठीक है, और जो रिमेनिंग 10% पोर्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब समझते हैं, वाटर से तो सब परिचित है कि वाटर क्या होता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या झमेला है वो देखते हैं, किसका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनिक में क्या है कि देखो, ऑर्गेनिक जैसे कि जिसका ओरिजिन किसी मतलब लिविंग थिंग से हो। ठीक है, किसी लिविंग पर्सन से हो या फिर लिविंग चीज़ों से हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक। और बाकी जो भी रिमेनिंग है जिनका कोई लिविंग थिंग से लेना देना नहीं, उसे क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले क्या आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से पॉलीसेकेराइड्स फिर डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज ब्लड के अंदर सब जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो सबको पता है। फिर प्रोटीन, प्रोटीन में मेनली अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो। फिर है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मतलब जो हम डाइट में लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड, टीजी लेते हैं। टीजी जब ब्लड के जब अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करता है तो वो फैटी एसिड के अंदर टूट जाता है, और वो फैटी एसिड क्या करते हैं, ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपार्टमेंट। ऑर्गेनिक में क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपार्टमेंट के बारे में। इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड सेल्स के बारे में कि ब्लड सेल्स कौन कौन से टाइप की होती है। मेनली ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, आरबीसीज को क्या कहते हैं, आरबीसीज का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहेंगे, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट होती है, जो आरबीसी होती है वो कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है। इसका इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर रेड, ये रेड कलर की होती है क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है जनरल नॉलेज के लिए। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये किसी, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आरबीसी रेड कलर की होती है, ऐसे डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जिसे तो उस इसलिए हमको क्या कहते हैं, इसको वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ किस में काम करती है, डिफेंस के अंदर। बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। मतलब कि फॉरेन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनको किल करने का काम कौन करती है, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसीस। और बाकी रही थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को और क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि नॉर्मली जो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, अगर किसी कंडीशन के अंदर उनके अंदर कट लग जाए, अगर उनके मतलब कोई कट लग जाए, उसको कोई इंजरी हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है, ब्लड बाहर निकल सकता है। क्या, ब्लड वेसल से बाहर निकल सकता है। तो उस वेसल से ब्लड को बाहर निकलने के क्या कौन रोकती है, थ्रोम्बोसाइट रोकती है। अब कोई वेसल्स के अंदर ये कोई सपोज दैट ये कोई वेसल है, इसके अंदर ब्लड ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर किसी चीज़ से या किसी शार्प एलिमेंट से, ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, हमें यहाँ पे इंजरी हो गई, तो यहाँ से क्या ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करती है थ्रोम्बोसाइट्स, क्या करती है यहाँ पे
इसकी वेसल्स के पास जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे क्या अडेयर हो जाती है, जाके अटैच हो जाती है और एक प्लग का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे क्या होता है ब्लड लीक नहीं होता है, ब्लड बाहर नहीं आता है वेसल से। तो एक क्या है, ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए काम करती है। कौन करती है? थ्रोम्बोसाइट्स काम करती है। कौन काम करती है? थ्रोम्बोसाइट काम करती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हमने ये एक बार जनरल इंट्रो देखा है, डिटेल में हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब देखते हैं कि ब्लड की अमाउंट एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितनी होती है। एक आदमी है, जो एक पर्सन है, वो क्या है, नॉर्मल है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई भी डिजीज नहीं है। तो उस पर्सन के अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी होगी, उसमें कितने अमाउंट के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, वो हम देखते हैं। कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, उसके वेट के 8% क्या होता है? ब्लड होता है। वेट के 8%, अगर मेरा वेट 80 kg है तो उसके अंदर 8 लीटर क्या होगा? ब्लड होगा। नॉर्मल ये एक थियोरेटिकल आस्पेक्ट है, जैसे प्रैक्टिकल में तो हमें अलग ही देखने को मिलता है। तो एक कोई पर्सन है, उसके अंदर उसके वेट का कितना 8% क्या होता है? उसका ब्लड का वॉल्यूम होता है। ब्लड की अमाउंट कितनी होती है? 8%। नॉर्मली अप्रॉक्स कितनी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर? 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर ट्रेवल कैसे करता है। ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर ट्रेवल कैसे करता है। अब देखिए, इसके लिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ब्लड कैसे ट्रेवल करेगा। देखिए, सबसे पहले कि ब्लड के अंदर होता क्या क्या है। ब्लड के अंदर लिक्विड पोर्शन भी होता है उसका, और सॉलिड कंपार्टमेंट भी होता है। सॉलिड पोर्शन सेल्स बनाती है और लिक्विड पोर्शन वाटर या प्लाज्मा बनाती है। ठीक है, तो ये लिक्विड पोर्शन हो गया और ये सॉलिड पोर्शन हो गया। ठीक है, अब क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है, एक स्टैटिक कंडीशन के अंदर नहीं है। तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो उसकी एक क्या होगी? वेलोसिटी होगी। क्या होगी? एक वेलोसिटी, मतलब एक हिंदी में जैसे क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में मुझे नहीं पता, वेलोसिटी होती है। तो एक वेलोसिटी से वो क्या कर रहा होता है? वेसल के अंदर मूव कर रहा होता है। तब क्या होगा कि एक, जब फिजिक्स में हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि एक बर्नौली थ्योरम होती है। सॉरी, स्पेलिंग का मुझे नहीं पता बर्नौली की स्पेलिंग क्या होती है, बट लिखिए, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जैसे कोई ये वेलोसिटी से कोई फ्लूइड मूव कर रहा होता है, तो जो उसका सॉलिड कंपार्टमेंट जो होता है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, वो कहाँ? सेंटर के अंदर मूव करता है। कहाँ मूव करेगा? सेंटर के अंदर। कहाँ मूव करेगा? सेंटर के अंदर। जो सॉलिड कंपार्टमेंट होगा, ब्लड का जो सॉलिड कंपार्टमेंट होगा, जैसे सॉलिड कंपार्टमेंट में क्या आती है? सेल्स आती है। तो वो कहाँ मूव करेगा? वो कहाँ मूव करेगा? सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी फॉर दैट। जो सॉलिड कंपार्टमेंट होगा वो कहाँ मूव करेगा? सेंटर के अंदर। जो वेसल का जो सेंटर पोर्शन होगा उसके अंदर क्या मूव करेगा? सॉलिड कंपार्टमेंट। जैसे सेल्स होगी, आरबीसीज होगी, डब्ल्यूबीसीज होगी, प्लेटलेट्स होगी, वो कहाँ मूव करेगी? इस सॉलिड कंपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रल पोर्शन के अंदर मूव करेगी। और रिमेनिंग जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है वो किसके अंदर मूव करेगा? इस पेरीफेरी के अंदर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं? एक्सियल, क्या कहेंगे? एक्सियल ब्लड फ्लो। क्या कहेंगे हम इसको? एक्सियल ब्लड फ्लो। एक्सियल ब्लड फ्लो के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो कहाँ मूव करती है? सेंटर में। कहाँ मूव करती है? सेंटर में। और जो लिक्विड पोर्शन होता है या फिर क्या कहते हैं प्लाज्मा होता है, वो कहाँ मूव करता है? पेरीफेरी में। किसकी पेरीफेरी? वेसल्स की। जैसे कोई आर्टरियोल्स होगी, वेन्स हो गई, वेन्यूल्स हो गए, तो उनके अंदर कैसे मूव करेगा? ये इसका नॉर्मल फ्लो है। अब क्या होता है कि किसी कंडीशन के अंदर इसको कोई इंजरी लग जाए, क्या हो जाए? ये जो वेसल है इसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए? इंजरी लग जाए, इसके अंदर क्या बन जाए? एक कट बन जाए, तो क्या होगा? यहाँ से प्लाज्मा, मतलब सबसे पहले तो आउटर मोस्ट क्या प्लाज्मा ही रहती है पेरीफेरी के अंदर, तो वो क्या प्लाज्मा लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लाज्मा लीक होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि जो एक्सियल ब्लड फ्लो था नॉर्मल कंडीशन के अंदर, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या जो नॉर्मल कंडीशन में वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, उनके अंदर हमेशा एक्सियल फ्लो होता है। अगर किसी कंडीशन के अंदर उसको कट वट लग गया, इंजरी कोई पहुंची उसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक्सियल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा और सारी सेल्स और वो सारी क्या हो जाएगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सर्टन डायरेक्शन के अंदर फ्लो नहीं करेगी, वो सारी डिस्टर्ब, उसकी मूवमेंट होने लग जाएगी। तो बेसिकली
इसके अंदर हमने क्या देखा कि ब्लड वास्तव में ट्रेवल कैसे करता है। अभी मेरे पास है नहीं वो क्या कहते हैं उसे, डायग्राम नहीं है, नहीं तब मैं बता देता आपको कि इससे आप समझने का ट्राई कीजिए कि सेंटर के अंदर तो सेल्स रहती है और पेरीफेरी के अंदर क्या रहती है, प्लाज्मा या लिक्विड पोर्शन रहता है। तो आज ही के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम वापस। अगले लेक्चर में हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई कमी लगी हो, अगर कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।